व्हाट अबाउट योर लाइफ? कैसा चल रहा है लाइफ में? लाइफ कैसी चल रही है फिलहाल? लाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मैरिड हूँ। शादी से पहले की आपकी गर्लफ्रेंड का नाम? मेरी शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मेरा एक सपना था डॉक्टर बनने का, उसमें मैं लगा रहा। स्टडीज़ लेवल की थी नहीं मेरी पहले की, और फिर मैं मदरसे जाकर हाफिज़ बना अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद से पढ़ाई का छूट गया था, दोबारा रीस्टार्ट किया मैंने। तो मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी उसके लिए। तो उस मेहनत के चलते अगर मैं गर्लफ्रेंड रखता तो शायद मैं वो मेहनत कर ही नहीं पाता। फिर Hi guys, this is Zuhan Qureshi and welcome to my channel, The Local Podcast Show. He's my brother and podcast partner, Mr. Huzaiफ अंसारी। और स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम अपने दिल की और सामने वाले के दिल की बातें आपको बताएंगे, जिनके बारे में आप जान के बहुत ही खुश होंगे, एंटरटेन होंगे। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो गाइस, तो हम आज आपको मिलाते हैं अपने फ्रेंड, अपने भाई, अपने दोस्त मोहम्मद उमेर से, जो आज हमारे पहले पॉडकास्ट शो में आए हैं। पहला एपिसोड हम इन्हीं के साथ शूट कर रहे हैं। तो वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद उमेर साहब। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया माशाल्लाह। और कैसा लगा आपको हमारा सेटअप? सब पहला शो है, पहला शूट है, जाहिर है छोटा मोटा है सब कुछ, मगर फिर भी अपना एक्सपीरियंस बताइए आके, कैसा लगा सेटअप तो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा है, और कैसा फील कर रहे हैं? मैं यहाँ आकर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सेटअप बहुत अच्छा है और कुछ भी छोटा मोटा नहीं होता, सब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये सब आप लोगों की मेहनत है, जिसको मैं देखकर बहुत खुश हुआ। थैंक यू। और तो शुरू करते हैं उमेर भाई। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, व्हाट अबाउट योर लाइफ? कैसा चल रहा है लाइफ में? लाइफ कैसी चल रही है फिलहाल? लाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मैरिड हूँ। मैरिड होने के बाद से तकरीबन और अच्छे से गुजर रही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत बढ़िया अल्लाह ताला गुजरवा रहा है। काम धंधा सेट है, सब कुछ बढ़िया है। अगला सवाल आपसे मेरे दोस्त सुहान पूछेंगे। उमेर भाई, अपना सवाल है आपसे, शादी से पहले की आपकी गर्लफ्रेंड का नाम? जाहिर है आप लोगों ने मुझे यहाँ कुछ सोच समझ के बुलाया होगा, और यह आपकी ज़रा नवाजी है। आपने मुझे इस लायक समझा यहाँ बुलाने के अपने शो पे। फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। कभी मैंने गर्लफ्रेंड जैसी चीज़ या शौक़ रखा ही नहीं। हाँ, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा रहा है, सबसे फ्रेंडशिप रही है, और फ्रेंड्स के साथ मैं हमेशा लॉयल रहा हूँ, फ्रेंड्स मेरे साथ लॉयल रहे हैं। अब बात अलग है कि काम धंधे से सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। बाकी स्टडी लाइफ में मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था, जिसमें लड़कियां भी थी लड़के भी थे, तो वो सिर्फ फ्रेंड सर्कल था। और आपको मैं बता दूं कि मैं बहुत टाइम मदरसे में पढ़ा हूँ। मेरी परवरिश ज़्यादातर यूपी साइड मदरसे में हुई है, वहाँ तो गर्लफ्रेंड बनने का सवाल ही नहीं है। उसके बाद मैंने स्कूल स्टडी दोबारा स्टार्ट की। मेरा एक सपना था डॉक्टर बनने का, उसमें मैं लगा रहा। स्टडीज़ लेवल की थी नहीं मेरी पहले की, और फिर मैं मदरसे जाकर हाफिज़ बना अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद से पढ़ाई का छूट गया था, दोबारा रीस्टार्ट किया मैंने। तो मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी उसके लिए। तो उस मेहनत के चलते अगर मैं गर्लफ्रेंड रखता तो शायद मैं वो मेहनत कर ही नहीं पाता। फिर मैंने डॉक्टरी का स्टार्ट किया, बहुत कोशिश की, मेरे मार्क्स आ नहीं पाए, जिसकी वजह से मैं डॉक्टरी लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया। 3 बार मैंने कोशिश की, एग्ज़ाम भी दिया, आधे नंबर 1 नंबर से रह रहा था। 3 बार मैंने कोशिश की थी, सीट भी बुक हो गई थी, पर फिर वो मेरा जब रह गया तो फिर मैंने छोड़ दिया। इसी बीच चलते चलते मैंने स्टडी के साथ अपना एयर कंडीशन वर्क प्रैक्टिकली सीखा था, फिर जिसका मैंने डिप्लोमेटिक सर्टिफिकेट हासिल किया। तो मैंने सोचा कि
जब मुझे काम आता है इसी का तो फिर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने पढ़ाई छोड़ के फिर बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत छोटे से स्टार्ट किया था। तो इस बीच मेरा कोई ऐसा मौका लगा ही नहीं कि मैं गर्लफ्रेंड रखता। गर्लफ्रेंड का मतलब है खर्चा पालना। मैं उस लेवल पे नहीं था कि अपना भी खर्चा उठा पाऊँ, तो गर्लफ्रेंड का क्या उठाता। फ्रेंड सर्कल बहुत था मेरे, उसमें सब गर्ल्स भी थी, बॉयज़ भी थे, और सब एज अ फ्रेंड्स हम लोग साथ रहते थे। अब सब अलग अलग हो गए, कोई कहीं है कोई कहीं है। खैर अच्छा लगा ये सब आपका एक्सपीरियंस जान के। खैर ये सवाल तो एक जोक सा पार्ट था, एक मजाकिया माहौल के लिए, मगर हमें अच्छा लगा कि आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमें शेयर किया। आपके इस क्वेश्चन से मुझे एक मेरे दिल में एक सवाल आया है कि जैसे आपने मुझे बताया, हमें बताया हमारे व्यूअर्स के सामने ऑन कैमरा कि आपने मदरसे में पढ़ाई की, तो आपने जो पढ़ाई की उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसमें कैसे उस मकाम तक कैसे पहुँचे माशाल्लाह। आज उस पढ़ाई की वजह से ही आज काफ़ी लोगों का ये मानना है कि आप उस पढ़ाई की वजह से सक्सेसफुल हैं। तो कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस पढ़ाई से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया हुआ हूँ। उस पढ़ाई के अंदर मेरे कुछ बड़े बुजुर्ग का हाथ है, जिनकी वजह से मैं उस लेवल तक पहुंचा। मेरे माँ बापों का बहुत हाथ है, और सीरियसली बताऊं तो मैंने अपने माँ बापों को उस पढ़ाई के चलते बहुत परेशान किया। बट वो मैं खुद से नहीं करना चाहता था, वो पढ़ाई ही ऐसी है, बच्चों को शैतान बहकाता है, हमारे यहाँ ऐसा मानना है। तो उसके बहकाते ना बंदा भटकता रहता है। तो मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा, बहुत नहीं बहुत से भी बहुत ज़्यादा परेशान किया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशान होना पड़ा। जितना टाइम उस पढ़ाई में लगता है, मैंने उससे टाइम डबल लिया पढ़ाई करने में, बिकॉज मैं शरारती बहुत था। और मेरी शरारतें ऐसी नहीं जो मेरे पापा कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। उनका बहुत बड़ा साथ है, उन्होंने मेरी उन शरारतों को बर्दाश्त भी किया, और जहाँ सख्ती करनी थी वो करी भी। पर इस सब के चलते एक बहुत ही बुजुर्गाने दीन, बहुत बड़ी हस्ती का नाम मैं लेना चाहूँगा। मेरे दादा लगते हैं, मास्टर नबी हुसैन नाम है उनका। अब तो वो इंतकाल फरमा चुके हैं। उनका हाथ बहुत बड़ा रहा मुझे इस मकाम पे पहुंचाने में, क्योंकि मेरे पापा को उन्होंने ही सजेशन दिया था इस चीज़ का, और उन्होंने मुझे अपने घर पर भी रखा कुछ टाइम। तो मैं कहना चाहूँगा उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, पर मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हूँ मैं जो कुछ भी हूँ। बाकी मेरे जो अजीज़ उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं, जिन्होंने मुझे इस लेवल पे पहुँचाया, मैंने उन्हें भी बहुत परेशान किया सीरियसली। पर उन सब लोगों ने मेरा बहुत साथ देकर और मुझे इस मकाम पे पहुँचाया कि मुझे पूरा हाफिज़ कुरान बना दिया था उन्होंने। जब मैं बन गया तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एग्ज़ाम्स भी पास किए हैं। हाफिज़ कुरान का जो कुरान का एक एग्ज़ाम होता है वो भी बहुत सारे क्लियर किए हैं, जिनके मेरे पास सर्टिफिकेट भी हैं, और अच्छे लेवल पे क्लियर किया मैंने। फिर मुझे जब कुरान पूरा मुकम्मल हो गया, उसके बाद वही है, तरावी स्टार्ट हो गई थी, उसमें लग गया था मैं। अच्छा उमेर भाई, जैसे आपने अभी बताया कि उस पढ़ाई को पढ़ने में आपको काफ़ी वक्त लग गया, जैसे डबल से भी ज़्यादा, तो ऐसा क्यों? चाहते नहीं थे या कोई ज़बरदस्ती थी या किसी प्रेशर में थे, या अपनी मर्जी से ही कि बस एक फ्री माहौल मिला रहे कि मैं, जैसे बच्चों में होता है शरारत का माहौल के पढ़ाई से बचने के लिए, स्कूल जाने से बचने के लिए भाई मदरसा गए चूज कर लो, वहाँ आराम की ज़िंदगी होती है, इस टाइप का कुछ? नहीं, मेरी खुद की चाहत बहुत रही इसको करने की, पर प्रॉब्लम ये आती थी कि मैंने आपको बताया मैं शरारती बहुत था। इस सब के चलते ना मेरी उम्र बढ़ गई थी। उन सब बच्चों में मैं सीनियर में आता था, तो शरारतें मैं करता था, फायदा सबको उठता था। ये चीज थी जिसके चलते मुझे मजा आने लगा था उस लाइफ में, तो मैं उससे निकलना नहीं चाह रहा था। मुझे पता था ये कंप्लीट कर लूंगा तो उस लाइफ से निकल जाऊंगा। और मैंने आपको बताया ना, शैतान बहुत बहकाता है इस चीज को, क्योंकि हाफिज कुरान से बड़ी भी बहुत बड़ी पढ़ाइयाँ हैं, पर जो परेशानियां इसमें आती हैं वो किसी में नहीं आती हैं। इससे ऊपर में किरात है, इंसान मौलवी बनता है, मुफ्ती बनता है, सब चीज़ें पढ़ता है। जितनी परेशानी शैतान इसमें बहकाता है उतना किसी में नहीं बहकाता। मेन चीज़ कुरान को हिफ्ज करना, बिना देखे याद करना, उसमें शैतान बहका के रखता है। रीज़न क्या है कि अल्लाह ताला ने एक वादा किया हुआ है, कुरान की किताबें ख़त्म कर सकते हैं,
कुफरिया लोग सीने से कुरान नहीं निकाल सकते, तो जब सीने में कुरान आता है तो शैतान उसको जाने नहीं देता, ये रीज़न था। तो मैं शरारतों में लगा रहता था, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। फिर इसमें दूसरा ये होता है कि अपना जैसे हम स्कूल चेंज कर देते हैं, पढ़ाई समझ नहीं आती तो जहाँ तक छोड़ी वहीं से पढ़ ली। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जहाँ से छोड़ोगे दोबारा से पढ़ोगे, जहाँ जितना चेंज करोगे तो दोबारा से रीस्टार्ट फर्स्ट से ही लेना पड़ेगा। मतलब कि जहाँ मैंने असातिज़ा चेंज किए, उस्ताद चेंज किए, सीनियर चेंज किए, वापस से मुझे केजी ज्वाइन करनी है। हाँ, इसलिए टाइम लगता था नहीं। तो यही वजह भी रही जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुरान शरीफ आज भी मुझे इतना पक्का याद है कि मैं मानता हूँ कि अगर मैं 3-4 सिपारे एक साथ भी पढ़ दूंगा तो मेरी 3 या 4 गलती तो आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी अल्लाह के करम की बात है। अच्छा उमेर भाई, मेरा चौथा सवाल है आपसे, शादी से पहले लाइफ में और शादी के बाद लाइफ में क्या फ़र्क आता है? बहुत फ़र्क आता है। क्योंकि आप तो मैरिड हो, आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, तो आप बताएंगे हमारे को कि शादी के बाद क्या क्या चेंज हो जाता है? देखो, एक अनमैरिड लाइफ, बैचलर लाइफ जो है ना, वो है बिल्कुल खुल के फ्री माइंड जीता है इंसान। ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद लाइफ खराब हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, पर है नहीं ऐसा। अगर समझ के चलो, अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें लोग क्या गलती करते हैं, अपनी वाइफ को अपने घर लाते हैं और उसे अपने तरीके से चलाते हैं। बल्कि मेरा मानना होना ये चाहिए, खुद उसके तरीके से भी चलो और उसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश भी करो। तो शादी से पहले की लाइफ भी बहुत अच्छी थी मेरी, और शादी के लाइफ की बात भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी भी है और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ। रीज़न है, मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करके, मुझे समझ के चलती है, तो मैं भी उसे सपोर्ट करके समझ के चलता हूँ। बहुत सी परेशानियाँ आई थी हमारी लाइफ में, वो हम दोनों ने एक साथ झेली हैं, एक साथ परेशानियाँ उठाई हैं, पर उन परेशानियों को उठाते हुए हमने वो सफ़र जो तय किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं साथ में। तो शादी से पहले की लाइफ मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी थी, ना बाद की लाइफ दोनों बहुत अच्छी थी, पहले वाली भी और बाद वाली भी। उमेर भाई, शादी को लेके मैं एक बात करना चाहता हूँ। आपने बताया था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो जाहिर सी बात है आपकी अरेंज मैरिज हुई होगी। बिल्कुल। तो अरेंज मैरिज आपकी फैमिली की पसंद से ही थी? मेरे पापा ने मुझसे एक दिन क्वेश्चन किया था कि बेटा शादी अपनी मर्जी से करनी हो तो मुझे बता देना, जहाँ कहोगे वहाँ कर दूंगा। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में हमेशा एक ही चीज़ सोची थी कि औरत जो होती है शादी करके लाते हैं, उसे हमारे साथ नहीं रहना, हमारे साथ तो सिर्फ रात में है, हम बाहर है पूरे दिन। वो रहती है असल में माँ बाप के साथ, दिन भर घर में घर वालों के साथ, तो वो घर वालों की पसंद से होनी चाहिए। इसलिए मैंने अरेंज मैरिज की। तो हमेशा पापा से ये कहा, जैसी तुम्हें पसंद हो वैसी ले आना, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो आज जो मेरी वाइफ मेरे साथ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप, बहन भाई सबकी पसंद की आई हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत से, इज्जतदार घराने से आई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं है अरेंज मैरिज में भी। उमर भाई, थोड़ा सा वाइफ के बारे में पूछना चाहूँगा। वाइफ आपकी, आपने बताया शादीशुदा हैं, जैसे आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया। थोड़ा बहुत अपनी वाइफ के बारे में बताएं, कैसी हैं, क्या करती हैं, और आपके साथ लाइफ कैसे बीत रही है उनकी। एक मज़े में है या कोई एडजस्टमेंट है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो? वाइफ की मेरे साथ जो लाइफ गुजर रही है वो तो मेरी वाइफ बता सकती है कैसी गुजर रही है कैसी नहीं। सीरियसली मुझसे पूछना तो बेकार है, मैं तो यही कहूँगा अच्छी गुजर रही है, अपने बारे में कौन बुराई करेगा। ठीक। दूसरी बात, मेरी वाइफ वाकई में वो एक ऐसी इंसान है जो शायद के लोग कहते हैं मिसाल है कि हाथ पे चिराग लेके ढूंढो तब भी नहीं मिलती, वो एक ऐसी लाइफ पार्टनर है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, वो कैसी साबित रही मतलब आपके साथ? अपनी फैमिली बैकग्राउंड से बहुत ऊपर है माशाल्लाह, फैमिली में बड़ी हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, सबसे मेन बात, हाईएस्ट स्टडी है, अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट है,
अभी उन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन किए कंप्लीट, फिर उसके बाद एलएलबी की, एलएलबी में अच्छे मार्क्स हासिल किए। अब इंशाल्लाह उनका लाइसेंस भी आ गया है और रजिस्ट्रेशन भी हो गया, तो वो फुल्ली एडवोकेट हो चुकी हैं। और लाइफ पार्टनर जैसा होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन, वो इंसान है। उन्हें जैसे एडजस्ट करना चाहिए कर लेती हैं। मेरे साथ तो वो बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लगती भी हैं। पर थोड़ा बहुत, जैसे वो अपनी फैमिली के अंदर कुल 6 लोग हैं, 400-500 गज की उनकी कोठी है, उसमें वो अकेले लोग रहते हैं। मेरे यहाँ ही, हमारे यहाँ एक रूम है, उसी में एडजस्ट कर रही हैं वो। तो वो एडजस्टमेंट भी वो खुशी खुशी कर रही है। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर से आई हुई हैं वहाँ वो अकेली रहती थी, बड़ी थी, हर एक उनके हाथ में कंट्रोल था। उनके पापा ने उनको हर एक चीज़ का जो है ना हाथ में दे रखा था, पूरा घर का, काम का, हर एक चीज़। यहाँ आकर वो छोटी बहू बनी तो चेंजेस तो आ ही जाते हैं, तो वहाँ उन्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। वो एडजस्टमेंट उन्होंने बहुत बखूबी करा। तो उस एडजस्टमेंट में कभी उन्होंने मुझे ये परेशान नहीं करा कि मुझे यहाँ आकर ये करना पड़ रहा है, मैं अपने घर में ऐसी थी, कभी उन्होंने ये चीज़ बोली ही नहीं। चलिए, इससे तो साबित होता है काफ़ी अच्छी हैं और बहुत अच्छी तरबियत वाली इंसान है। उससे उनके घर वालों का भी पता लगता है जिस तरीके से वो आपके साथ रह रही हैं। मेरा अगला सवाल है उमर भाई, काम से पहले की लाइफ कैसी थी? काम से पहले की लाइफ मेरी बहुत अच्छी थी। रीज़न है, जिस उम्र में लोग माँ बाप के पैसों पे जी के शौक पूरे करते हैं, मैं उस उम्र में ना अपना काम धंधा कर रहा था, बिजनेस सेट करने की कोशिश कर रहा था, उस कोशिश में लगा रहता था। तो मैं उसी को खेल कूद समझता था। आप यकीन मानोगे, मेरी शादी से पहले की जो लाइफ थी, मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टरी के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैं एसीओ का काम सीखता था अपने उस्ताद के पास। तो मैं घर से सुबह 7 बजे जाता था, यहाँ से सिलमपुर पैदल। उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं रिक्शा या ऑटो करके चले जाऊँ। उस्ताद भी मुझे कुछ नहीं देते थे, वो अपना हुनर दे रहे थे, कभी मैंने उनसे पैसों की डिमांड नहीं करी। तो मैं सिलमपुर की रेड लाइट तक पैदल जाता था। तकरीबन पैदल जाने के बाद फिर मैं उनके पास काम करता था। तो मैं अपने मुंह से क्या तारीफ कर रहा हूँ उनके कहे हुए अल्फाज बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे सामने अपने 5 शागिर्द हटा दिए थे, क्योंकि उनके लेवल का मैं काम अकेला करता था। जब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा काम सिखा दिया, तो मैं पूरा दिन काम करने के बाद रात में आता था 12 बजे, तब भी मैं सिलमपुर से पैदल आता था। मालिक वगैरह तो काम सिखा रहा है, उस टाइम पैसे देते भी नहीं थे क्योंकि हुनर देता था उस्ताद। तो आपकी फैमिली वगैरह में से कोई हेल्प नहीं करता था आपके आने जाने का किराया या गाड़ी वगैरह? अगर मांगता तो दे देते। गाड़ी का मसला तो ऐसा है ना, लाइसेंस की ज़रूरत थी, तो उस वजह से नहीं आते जाते थे। बहुत छोटी उम्र थी मेरी, और मांगता तो दे देते, पर मेरी कभी मांगने की आदत नहीं थी पापा से। जो दे दिया तो रख लिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, जैसे देख के भी होता है कि भाई बच्चा ऐसे दूर जा रहा है, कुछ करना चाहिए बंदोबस्त। नहीं। एक्चुअल में जिस टाइम में आता जाता था उस टाइम मैंने उन्हें बताया ही नहीं, चुपचाप आता था, चुपचाप जाता था। ये तो जब मैंने अपना काम सेट कर लिया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, जब मैंने अपने साथ लड़के स्टार्ट करे रखने, कि ये लड़के तो बड़े नखरे दिखाते हैं सीखने में ही। और मैं तो यार ऐसे ऐसे जाता था इतनी इतनी दूर, तो मैं किलोमीटर को नाप दिया करता था पैरों से। और वो लड़के जो मेरे पास काम करने आते थे, सीखने के लिए आते थे, वो बिना स्कूटी के तो गली के बाहर नहीं जाते थे। स्ट्रगल और सक्सेस का अपना सक्सेसफुल होने के बाद पता लगा। सक्सेसफुल तो खैर मैं आज भी नहीं मानता मैं अपने आप को, बस जो है करा मैं, नहीं, हम मालिक का, जिस अल्लाह का नज़रिए से शुक्र है। आपको देखते हैं माशाल्लाह आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं। अल्लाह आपको और कामयाबी दे, अगर आप नहीं, आपको नहीं फील होता जैसा आपका बिहेव है, आपका नेचर है, और हमने आपके बारे में काफ़ी बातें सुनी हैं। तो अल्लाह ऐसे बंदों का हमेशा आगे ही निकलते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से। उमेर भाई, मेरा अगला क्वेश्चन है आपकी फैमिली से रिलेटेड। जैसे फैमिली में कौन कौन आपके सपोर्टर्स हैं और कौन कौन आपके अगेंस्ट है? क्योंकि फैमिली एक बहुत अच्छा हिस्सा होता है
लाइफ का भी, जर्नी का भी। काफ़ी एक्सपीरियंस दे देती है फैमिली ही। अब दुनिया से पहले, बाहर काम करने निकलने से पहले। देखो, फैमिली जो है ना, फैमिली हो या इस दुनिया में कोई भी हो, अगर आपके पास पैसा है तो सब आपकी सपोर्ट में है, और नहीं है तो कोई नहीं है। मैं कुछ अल्फाजों में बहुत कुछ कह जा रहा हूँ, हो सकता है लोग समझ भी लें, कुछ लोग नहीं भी समझे, ठीक। और रही बात सपोर्ट की, तो फैमिली से मैंने कभी सपोर्ट ली नहीं, ना मांगी। एक वक्त आया था मैंने कभी मांगने की कोशिश भी की थी, उस पर जब मुझे ना मिला तो मैंने दोबारा एतराज़ ही नहीं किया। फिर मैंने खुद से कोशिश करी अपनी सपोर्ट के लिए, अपना आप खड़े होने की। तो फैमिली में मैंने कभी अपने आप के लिए सपोर्ट क्या मांगता, आप क्या मानते हो, फैमिली में आपको कौन कैसे सपोर्ट करेगा? जिसकी जैसी हैसियत जिसकी हो। जैसी हैसियत, या आगे बढ़ाने की कोशिश अपनी औलाद को। बिल्कुल सही। आगे बढ़ाने के लिए बैक कैसे लगाई जाती है? पैसे से या साथ दे के। बिल्कुल। मेरे साथ दोनों चीज़ नहीं थी, ना साथ था ना पैसा था। मैंने जो कुछ किया अपने, फैमिली से। हाँ, कुछ नहीं था साथ, फैमिली से ना पैसा था मेरे पापा के पास सब कुछ था, पर शायद वो ये चाहते थे कि ये जो कुछ भी करे अपने दम पे करे। बड़ों का जो होता है ना, एक बड़ों की सोच होती है कि आज मैं इसे पैसे देके सपोर्ट करूंगा तो इसे पैसे की वैल्यू नहीं पता चलेगी। ऐसा मैं सोचता हूँ अपने पापा के लिए। तो उन्होंने इसलिए मुझे पैसों की सपोर्ट नहीं की कि खुद कमा के खुद अपनी सपोर्ट करे। वो मैं अपने लिए अच्छा ही समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा साबित करने के लिए उस टाइम नहीं बताई, पर आज ये चीज़ मैं खुद से समझता हूँ। तो मैंने अपने लिए सपोर्ट खुद इकट्ठा की, पैसे की, और फिर उससे सपोर्ट बनाता गया। तो मुझे पैसे का एहसास होता गया कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। रीज़न था कि मुझे एक चीज़ भी लानी थी तो सोचना पड़ता था कि मैं कहाँ से पैसे कैसे कमाऊंगा, जिसमें के हराम भी ना हो, हलाल हो और जायज़ हो, किसी का दिल ना दुखा हुआ हो। तो फिर मैं पैसे कमाता था और अपने काम की ज़रूरतें पूरी करता था। मैंने कभी ज़रूरतें अपनी शौक की पूरी नहीं की, काम की पूरी की। जब काम की पूरी हो गई तो शौक की पूरी कर ली। तो इसलिए मैंने कभी सपोर्ट फिर मांगी ही नहीं, एक बार के अलावा। उमेर भाई, जो जिस घर में आप रहते हैं, आपकी वाइफ मतलब आपकी फैमिली रहती है, वो आपका अपने घर है या जॉइंट फैमिली में रहते हैं आप? जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसे भी अपना ही कहेंगे। जॉइंट फैमिली मीन्स फादर का ही है जो भी है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा इलाई जिसे कहते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, दादा इलाही नहीं कहेंगे उसे। वो मेरे वालिद साहब ने अपनी खुद की मेहनत से बनाया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने ये घर जो बनाया, इसमें कुछ नहीं था उनके पास। वो भी खुद रेंट पर रहते थे इस घर में। बेसिकली मेहनत की, मेहनत का नतीजा ये निकला कि पैसा आया। जब पैसा आया तो पावर आई, सबसे बातचीत की। जिसके पास नहीं था वो अपना देता गया, अपने हिस्से के, अपना जगह के पैसे लेते गए और जाते गए। तो ये जगह हासिल हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अकेले वालिद साहब की है ये। अच्छा जुबान भाई, मैंने उमेर भाई के वालिद साहब के बारे में भी काफ़ी सुना है। काफ़ी फेमस बंदे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है उनका। हर कोई बहुत इज्जत करता है। जितने स्ट्रगलिंग और जितने मेहनती उमेर भाई हैं, वो भी ऐसे ही हैं। मतलब नेचर वगैरह हर चीज़ उमेर भाई जैसा ही है। काफ़ी अच्छे आदमी हैं। तो जैसे इस टाइम हम उमेर भाई को देख रहे हैं, इनके वालिद को देख रहे हैं या इन्हें देख लें, एक ही बात। जैसा मैंने इनके वालिद के बारे में सुना। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा उजैफ भाई, मेरे वालिद साहब का स्ट्रगल मुझसे बहुत ज़्यादा रहा है। हाँ, मैं वही जुबान भाई को बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी काफ़ी अच्छा उन्होंने बहुत कुछ मेहनत की है, बहुत कुछ खोया, बहुत जब जाके इतना पाया है। मैंने और काफी वो, सुना है। हाँ, मेरे और घर वो वाले बिलोंग करते हैं आप जैसे बेटे को। मेरे घर वाले हैं, मैं हूँ, या
हुज़ैफ भाई और आपकी तो अलग ही बात है, बहुत इज्जत करते हैं हम उनकी, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे घर वालों ने देखा उनको स्ट्रगल करते हुए, मेहनत करते हुए। तो हम तुम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। जो उन्होंने करा है, जो उन्होंने आपको बनाकर दे दिया, वो एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। आज के वक्त में शायद आज के वक्त में शायद पॉसिबल कोई ना नहीं कर है। पाए। करता है, हर बाप करते हैं, हर माँ बाप सब सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी। जिस एज से आप और हम गुजर रहे हैं, शायद उसको करते करते वो हम भी उसी एज में पहुंच जाएंगे। जो इंजॉयमेंट उन्होंने आपको दे दी या हमारे माँ बाप ने हमें दे दी, वो नहीं हम कर सकते, ये माँ बाप ही करा सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ के बारे में जान के बहुत खुशी हुई कि आपने इतना स्ट्रगल करा, इतनी मेहनत अच्छा करी उमर आपने। भाई, अगला सवाल था मेरा, काम के बाद का लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जैसे फैमिली में कुछ लोग, वो सॉरी फैमिली कह रहा हूँ मैं, रिलेटिव्स फ्रेंड्स में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, कुछ दो चेहरे वाले होते हैं, जैसे डबल फेस बोल सकते हैं कि मुंह पे अच्छे और पीठ पीछे बुरे। मतलब काम के पहले आपके साथ उनका बिहेव कैसा था कि आप सक्सेसफुल नहीं थे, और अब आज माशाल्लाह आप सक्सेसफुल हैं, तो उनका बिहेव आज आपके साथ कैसा है? कोई भी हो, इसमें फैमिली से हो, रिलेशनशिप में से हो, रिलेटिव्स में से हो, या फ्रेंड्स में से हो, भाइयों में से हो, सबके लिए ये बात। आपकी फुल सक्सेस जर्नी के बारे में एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ, कौन कितना सपोर्ट में है, कितना अगेंस्ट है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सक्सेसफुल आज भी नहीं अपने आप को महसूस करता हूँ। रीज़न यही है कि मैं डाउन टू अर्थ रहना चाहता हूँ। दूसरी बात, लोगों का कहूँ, लोग आपके साथ हमेशा तभी जुड़ के रहेंगे जब आपसे कोई मतलब होगा। चाहे वो मतलब एक मोहब्बत का ही क्यों ना हो। ये आपने अपने वर्क एक्सपीरियंस से लिया और लाइफ को, इस लाइफ के एक्सपीरियंस में इसको जोड़ा है। ये काम और नाकाम होने के बीच की चीज है, इसको ऐसा कह सकते हैं। अगर आप किसी के काम के हो तो वो आपको झुक के सलाम भी करेगा और आपकी इज्जत भी करेगा, और आप किसी के काम के नहीं हो तो आपको कुछ नहीं पूछेगा। ऐसा कुछ बीता है साथ में, या कुछ फेस किया हो, कभी हुआ हो आपके साथ? ये तो सबके साथ बीतता है। आप अभी बाहर निकलो, कोई आपको सलाम भी नहीं करेगा, जिसको कोई मतलब ही नहीं हो, जिसे मतलब होगा जानने वाला होगा, पैर भी पकड़ लेगा। बस। कोई इससे जुड़े हुए एक किस्सा हो जाए तो व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा। नहीं, वो मैं अगर कह दूंगा तो भाई इसका मतलब तो यही होता है कि सारे कजन सी ऐसे। नहीं हम, आप नाम मत लीजिए भाई। गड्ढा उमेर भाई वहीं पर होता है, पानी वहीं भरता है जहाँ गड्ढा होता है। मतलब कोई छोटा सा एक्सपीरियंस एक शेयर कर दें तो हमें भी अच्छा लगेगा, और व्यूअर्स तो देख ही रहे हैं। क्यों उस्मान भाई? एक रिलेटिव थे मेरे। वो रिलेटिव जब कभी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक रास्ता बनाता है। देखो, हर असबाब ना अल्लाह ताला पैदा करता है। आपको अल्लाह ताला ने देने वालों में रखा, ये अल्लाह की मेहरबानी है, और जो लेने वाला है ये उसकी मेहरबानी है कि वो आपको देने वाला समझ रहा है, तो वो आपके पास ज़रूरत के लिए आया। तो मैं ऐसा ही सब कुछ सोच रखकर हमेशा हर किसी के लिए काम आता था। मेरे रिलेटिव्स में जो भी कोई मुझसे किसी भी बात के लिए बोलता था, मैं आधी रात में खड़ा, सच कहूं तो मेरी जबान पे ना ही नहीं निकलता किसी के लिए, आज भी नहीं निकलता। पर जब मैं देखने लगा कि मैं हर किसी को हर चीज के लिए हाँ कर देता हूँ, तो सबसे पहले चीज आती है पैसा। मैं उसके लिए भी कभी ना नहीं करता। क्या था कि अल्लाह ने दे रखा है तो दूसरों के काम आ जाओ, पढ़ाई तो है, काम आ जाएगा अगले का, काम निकलेगा। काम निकलता रहा। एक दिन ऐसा भी आया, उनको जरूरत पड़ी, उन्होंने मुझसे मांगा, तो जरूरी तो नहीं हर वक्त पैसा हो मेरे पास, नहीं था तो मैंने मना कर दिया। तो मैंने उस टाइम उनकी नजरें बदलती देखी। फिर भी मैंने एक सवाब की नीयत से समझ लो, या मोहब्बत समझ लो, एक रिश्तेदारी की, या बच्चों का चेहरा समझ लो, मैंने अपने एक मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, उनसे बातचीत करके उन्हें अपनी गारंटी पर अमाउंट पे करवाया। जब रिटर्न का टाइम आया तो उसमें कुछ गारंटर्स भी थे बीच में। रिटर्न करते टाइम थोड़ी नजरें बदल गई। बता सकते हैं कितना अमाउंट था? 2-2.5 लाख के करीब। सिर्फ दो दो ढाई ढाई लाख लाख रुपए गई। तो
उसमें उन्होंने भी मुझसे मिसबिहेव किया, मुझसे भी मिसबिहेव हुआ। सीरियसली पैसे आपने दिलाए, मिसबिहेव मेरे साथ हुआ। फर्स्ट उनकी साइड से हुआ तो मुझे भी आंसर करना पड़ा, तो मैंने कर दिया। हालांकि वो जब वापस मिले, जिस बंदे ने मेरी गारंटी पे पैसे दिए थे मदद के तौर पे, वो मदद के तौर पे नहीं थे, एज ए प्रॉफिट थे। वो जो ले रहे थे उन्होंने खुद से कहा था कि मैं एज ए प्रॉफिट इतना इतना अमाउंट पे करता रहूंगा। लास्ट ये हुआ कि वो कुछ महीनों से पे नहीं कर रहे थे, तो अगले बंदे ने बोला वो पे करो ना करो, मेरा जो है वो नहीं दे दो। क्योंकि हर किसी का एक सिस्टम होता है, अमाउंट कहीं से आता है कहीं जाता है। तो उस सब के बीच थोड़ा मिसबिहेव स्टार्ट हो गया। जब बर्दाश्त करते 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 मांगते मांगते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना हो गया। अब जब वो रिटर्न की बारी आती है तो उन्होंने रिटर्न तो किया, एक एक पैसा किया, वाकई में किया, क्योंकि बीच में एक गारंटर और भी थे मुझसे बड़े। एक एक पैसा दिया उन्होंने, देने से मना दी नहीं थी, पर उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया। जिस टाइम पैसा ले रहे थे मदद के लिए तो वो प्रॉफिट था, आज वो नाम रख दिया ब्याज। अब वो लास्ट में मेरे मुंह पे बैठ के कहते हैं कि जी ये पैसा तो तूने उसके हाथ से दिलवाया था, दिया तो तूने खुद था, और तू तो ब्याज खो रहा है, ब्याज ले रहा है। तो मैंने कहा भाई जब पैसे ले रहे थे मदद के तौर पे, जब तो ये प्रॉफिट था, आज ब्याज हो गया। जब मैं उससे पहले हेल्प करता था, मैं जबान पे इसलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि सभी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सवाब खत्म हो जाता है। पर फिर भी आपने पूछा इसलिए बताना पड़ रहा मजबूरन कि मैं जब पहले कभी मदद कर दिया करता था तो मैंने कभी ना प्रॉफिट की नज़र से ना ब्याज की नज़र से कुछ लिया ही नहीं कभी। और जो उस टाइम लिया गया, जबकि मैं आपकी बात बता रहा हूँ, वो भी मेरी जेब में नहीं गया, वो किसी और की गया। वो भी प्रॉफिट की हैसियत से उन्होंने खुद पे किया कि हमें इतना देते रहेंगे, अगले का पैसा हम भी काम में इस्तेमाल कर रहा है, ना कि वो खुद की कोई हेल्प ले रहे थे, वो सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो काम में जो प्रॉफिट उन्हें हो रहा था वो उसमें से प्रॉफिट बांट रहे थे, तो उसमें तो कोई बुराई भी नहीं थी, पर उन्होंने देते टाइम उसे ब्याज कर दिया। इनफैक्ट आप ये समझ लो कि मैंने बहुत छोटी एज से उनकी जो भी हेल्प की, सब अल्लाह की रजा के लिए की। कभी मैंने अपने माँ बाप से ना पूछ के की ना बता के की। क्यों? होता है बड़ों में कि यार कभी हम नहीं है मौजूद, हमारे माँ बाप से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो ताना ना दे दे तो रिश्तेदारी खराब हो। मम्मी साइड रिलेटेड थे, पापा बहुत बहुत साइड। तो जुहान भाई एक बात नोटिस की, बंदे ने जब पैसा लिया तो आपसे कहता है कि वो प्रॉफिट के तौर पे मैं उसमें जो भी दूंगा, जब दे नहीं पा रहा और देने वाले बंदे को अपने पैसे की जरूरत पड़ रही है तो उसी के प्रॉफिट को ब्याज का नाम दे दिया, इंटरेस्ट का नाम दे दिया। हुजैफ भाई ऐसे लोग भी आपको नसीहत देकर जाते हैं। वो उसी तो बात को तो मैंने गौर किया, मतलब आप कितना वो बड़ा एक्सपीरियंस लिया बंदे ने। एक बंदा आप ये help भी सोचो कर रहा है और अब हमारे को तो नहीं पता कि तुम्हें क्या जरूरत है। अब हमने तो तुम्हारी जरूरत के हिसाब से जो तुमने बोला उस जरूरत के हिसाब से दे दिया। अब जब सामने वाले को जरूरत नहीं है, वो खुद ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि वो भी कमा रहे थे उन पैसों से पैसा, तो फिर वो भी ब्याज ही हुआ। नहीं 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 नहीं, वो उन्होंने अपने काम के लिए ली थी, जो चीज उन्हें लेनी थी वो खरीदी उन्होंने। खरीदने के बाद उससे जो पैसे कमाते थे उनका कहना था ये मैं प्रॉफिट करूं। हाँ, कारोबार में की। फिर वही कारोबार में से निकाल के वो उनका जो प्रॉफिट था वो देते रहे उनको। तो कोई टाइम तो तय हुआ होगा मेरे भाई। टाइम एग्रीमेंट बना 11 महीने का। जब 11 महीने का एग्रीमेंट पूरा होने वाला था तो मैंने पूछा कि ये आगे बढ़ना है या यहीं फाइनल करना है। बोले आगे नहीं बढ़ेगा, फाइनल होगा। तो मैंने एग्रीमेंट नहीं बनवाया। तो फिर यही तो कहा जाएगा कि टाइम बताओ कब दोगे। उन्होंने कहा ठीक है अगले महीने दे देंगे, बात खत्म। अगला महीना करते 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 5 निकल गए। तो मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला कि भाई करो पैसों का अरेंजमेंट। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमने तो सिक्योरिटी पे घर लिया हुआ है, जब मकान मालिक देगा जब देंगे। तो मैंने बोला 5 महीने से नहीं बोला मकान मालिक से, 5 महीने में कोई घर ही नहीं मिला, मकान मालिक पे पैसे ही नहीं हुए। वो इतना बोला कि भाई मेरी बात खराब हो रही है, आप लिहाजा उसके पैसे दो
आपका भले ही सामान सड़क पे है, मुझे इससे मतलब नहीं है, अगले ने मेरी गारंटी पे दिए थे, आप दो उसे। ये मेरे अल्फाज गलत उन्हें लगे, अब उन्हें गलत लगे तो लगे, मैंने 5 महीने वेट करके कहा जो भी कहा। रीदा ने जिस बंदे से दिलाए, मेरा फेस खराब हो रहा था, उस बंदे ने, बहुत बड़ी बात है, पैसा खुद का दिया, एग्रीमेंट मेरे नाम से बनवाया कि जब वापस होगा लिखत पढ़त सब ये अपने आप ही करते रहेंगे। उनने तो मुझे बिना लिखत पढ़त के दिया, मैंने इन्हें लिखत पढ़त से दिया, तो वो लिखत जो थी वो मेरे नाम की थी। अच्छा उमेर भाई, ये तो खैर लाइफ के, काम काम के, फैमिली के सब एक्सपीरियंस थे, और शायद हमारे व्यूवर्स की लाइफ में भी ऐसा कुछ होता हो। मगर लाइफ में कभी कोई ऐसा पल बीता हो जिसमें सब कुछ एंड लगा हो, बहुत मतलब रोने जैसी नौबत आ गई हो कि आदमी रो मतलब कि दिया अब हो, तुम सब हार गए। सबसे ज्यादा दुखी पल जिसमें मतलब कुदरती आंसू निकल गए हो, रो दिया हो बंदा, आपके साथ हुआ हो कभी? बहुत हम तो एक ही पूछे बहुत हुआ है भाई के साथ, बहुत हुआ है तो शेयर करिए आप भी व्यूवर्स के साथ। बताना चाहेंगे? बहुत तो नहीं बता पाऊंगा, बहुत तो नहीं बता पाएंगे, कुछ टाइम की नदाकत है। एक वक्त बता दूंगा बस, जब मेरे वालिद साहब ने अपने दस्तरखान से मेरे दस्तरखान अलग करा, वो बहुत दुखी पल था मेरे लिए। इनफैक्ट मैं आपको सीरियसली बताऊं तो उसमें मेरी कसम खाने की भी जगह है, उस बात की गवाह मेरी वाइफ है। मेरा मदरसे से आने के बाद एक शेड्यूल रहा था कि मेरा पेट ही नहीं भरता था, मैं कहीं और खाना खा लूं। मैं अपने वालिद साहब की टांग से टांग मिला के खाना खाता था तो मेरा पेट भरता था। ये चीज सिर्फ मैं महसूस करता था, फैमिली में किसी ने महसूस नहीं की। तो जब मेरे पापा ने मेरा दस्तरखान अलग किया, खाना दाना सब अलग किया, तो मुझे बहुत रोना आया, तकलीफ महसूस हुई। रीजन ये था कि शादी करके निपटे ही थे, 1.5 महीना गुजरा था कुल, तो कुछ पता नहीं था शादीशुदा लाइफ कैसे गुजरती है, पहली पहली बार था। तो सब कुछ अचानक से हुआ, तो मुझे ऐसा लगा मुझ पे एक पहाड़ था टूट पड़ा, कि एक बाप अपने दस्तरखान से अपनी औलाद का दस्तरखान अलग कर रहा है। रीजन था, उन्हें मंथली इनकम चाहिए थी, उस टाइम मेरे पास देने लायक था नहीं। फिर उसी पल जो रात मेरे ऊपर बीती ना, वो इसलिए मेरी तकलीफदा बीती कि मैंने 10 दिन तक, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस टाइम, और किचन अलग हो गया, उसके दहेज का सामान निकालना तो मेहनत लगती है सेटिंग करने में, तो हम बाहर से खाना ला ला कर खाते थे, तो मैं पेट भर के खा ही नहीं पाता था। तो मैं आधी रात को एक दिन उठा और बेतहाशा जोर जोर से चीखे मार मार के रोने लगा। सिर्फ इस चीज को मिस कर रहा था, मुझे इस बात का दुख नहीं था मैं अलग हुआ क्या नहीं, सिर्फ इस चीज की तकलीफ थी कि मेरा पेट नहीं भरा, क्योंकि मैंने अपने पापा के साथ बैठ के खाना नहीं खाया। आज भी मेरी आप वाइफ से पूछ सकते हो अभी जाकर कि मैं अपने घर के अंदर सिर्फ वाइफ के बनी हाथ की रोटी 1 या 1.5 ही खाता हूँ। और हमेशा जब भी मेरे वालिद साहब मुझे अपने दस्तरखान की दावत देते हैं, हमेशा 2 से 2.5 रोटी 3 रोटी जाती है मेरे पेट में, आज की डेट में भी। और ये मैं आपको सीरियसली बात बता रहा हूँ, दिल से सच्ची। कभी भी आप मुझे नोटिस कर लेना, घर में खाना खाते हुए देखना, जिस दिन पापा के साथ बैठ के खा रहा हूँ ज्यादा खाऊंगा, डिश में से 2 बार निकालता हूँ। और जब अभी कभी अपने रूम में बैठ के खाता हूँ, मेरी वाइफ से पूछना, एक बार के अलावा कभी प्लेट में खाना ही नहीं निकला, कभी नहीं निकला। तो वो मेरे लिए बहुत दुखी पल था। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 3 साल प्लस हो चुके, 4 होने वाले हैं, 3.5 साल मान। 3 साल से आप पेट भर के अच्छा खाना नहीं खा रहे? जुआन भाई, कभी ऐसा किसी से हमारे तुम्हारे साथ ना हो, मगर ये जब सुनते हैं या पता लगता है तो एक धक्का सा लगता है दिल पे, मगर जिसके साथ होता है वो कैसा लगता होगा, उमेर भाई की बात से भी अंदाजा नहीं लगा सकते। पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है भाई। या तो बंदा, मतलब ये मोमेंट मेरा मानना ऐसा है, उमेर भाई आपका एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा इस बात में, आप भी बताइएगा। ये मोमेंट ऐसी होती है, या तो बंदा, ये बंदे के लिए या तो ठोकर होती है, या तो बंदा अर्श पे गिर जाता है, या सीधा फर्श से मिलता है।
है उमेर भाई यही बात? या तो बंदा सक्सेसफुल हो जाता है बिल्कुल ही, या फिर बिल्कुल टूट के बिखर जाता है और उसके गोल्स वगैरह सब इस चीज को लेके खत्म हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ। या फिर बंदा कुछ ऐसा कर बैठता है कि ना आगे देखता ना पीछे देखता, बस डायरेक्ट उड़ान आसमान में भरता। एक्चुअली मैं ना सेल्फिश टाइप नहीं था, अपनी फैमिली में बिल्कुल लॉयल था अपने वालिद साहब के साथ। हालांकि मेरे वालिद साहब ने मुझे अपना सारा होल्ड दिया हुआ था, रेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, बिल्डिंग डिपार्टमेंट सारा मेरे हाथ में था, तो मैं हमेशा लॉयल था उस चीज़ के अंदर ना। मैंने कभी ऐसा नहीं करा सेल्फिश टाइप के अपना फ़ायदा सोचा हो या। तो मुझे जो तकलीफ़ हुई ये सुन के हुई कि जब मुझे पता लगा कि वो मुझे ये समझते हैं कि मैं सेल्फिश टाइप हूँ। जब अलग हुए बहुत सी बातें होती हैं, तो ये सब धक्के जो होते हैं ज़िंदगी के इसीलिए होते हैं कि आपको ये एक्सपीरियंस देते हैं। अक्सर आप देखोगे ना, नफरत के मामले में ज़िंदगी में सबसे आला दर्जे पे अपने ही निकले हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई। तो जुहान भाई कुछ कहते कहते रुक गए थे उमेर भाई से, मेरी बात आ गई थी बीच में। क्या कहूँगा भाई, इतना कुछ तो भाई ने बता दिया अपने बारे में। अच्छा उमेर भाई, दोस्ती यारी में एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब दोस्त आज तक कैसे मिले? यूज करने वाले मिले या साथ देने वाले मिले? आप दोस्त किसे कहते हो? जो हर टाइम आपके साथ खड़ा हो। बिल्कुल, वो हमेशा एक होता है, हर कोई दोस्त नहीं होता। दोस्त हमेशा एक होता है, बाकी सब ज़रूरतें होती हैं। तो दोस्त जो होता है वो वही है जो हर वक्त पे खड़ा है। और मुझे अपनी लाइफ में सारे एक्सपीरियंस मिले जिनमें से दो हाथ मेरे मिसालें हैं, एक नफरत की और एक दोस्ती की। एक दोस्त है जो आज तक भी साथ खड़ा है, एक दोस्त था वो छूट चुका है। सो बाकी सब इंसान का नेचर डिपेंड करता है कि आपके साथ जुड़े हुए लोग कितने हैं। वो सब सिर्फ अजीज भाइयों में आते हैं, दोस्त हमेशा एक ही होता है। अच्छा, जैसे आपने एक बात की कि दोस्त हमेशा एक ही होता है, हमारे 4 दोस्त हैं, अब आपने उनमें से एक को ही मान रखा है कि यही है, मगर उन बाकी तीनों में से उन तीनों को लगता हो कि हमारे लिए सिर्फ यही है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि सपोज आपके फ्रेंड्स में मुझे और जुहान को ले लीजिए, आप मानते हैं जुहान मेरा बेस्ट है और ये मेरे लिए हर टाइम खड़ा है और यही एक है, और मैं हूँ और कोई बंदा है जैसे तैयब है, ताहिर है, आप उन्हें समझते हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल आप चारों का है, आपका बॉन्डिंग जुहान से है, मगर ये जो 3 बंदे हैं ये सोचते हैं कि हमारे लिए सिर्फ उमेर भाई है, या इनमें से कोई एक बंदा उसके लिए क्या होना चाहिए? मतलब वो बंदा सेल्फिश नहीं है आपकी दोस्ती से, या आपका यूज नहीं करना चाहता, जैसे आपकी और मोहित की, वो सॉरी जुहान भाई की, जैसे आपकी और जुहान भाई की फॉर एग्जांपल दोस्ती मैंने कही अभी है, वो आपको वैसे मानता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बेस्ट होगा ना वो एक दूसरे के लिए बेस्ट होगा। जस्ट लाइक मैं जुहान के लिए हूँ तो जुहान मेरे लिए भी है, यही दोस्ती होती है। इसके अलावा आप सर्कल 4 का क्या 4000 का बना लो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे कोई जो आप दोनों के अलावा तीसरा पर्सन नहीं हो सकता? ये दोस्ती का उसूल है, और अल्लाह ताला ने कुदरती दिल में बात पैदा की है कि मुझे अगर जुहान भाई से बेस्ट वाली फीलिंग है तो ही जुहान भाई को भी मुझसे बेस्ट वाली फीलिंग होगी। ये कहना चाह रहा है, अगर आपका 4 जनों का सर्कल है और आपसे चारों ही वैसे मोहब्बत करते हैं जैसे आप उनसे मोहब्बत कर रहे हो, तो वो चारों ही आपके दोस्त हैं। अगर उनमें से एक बॉन्डिंग सबकी सेम होनी चाहिए, जहाँ एक के भी ऊपर नीचे हुई, वो परफेक्ट फ्रेंड नहीं बोल सकते, फ्रेंड बोल सकते हैं, परफेक्ट फ्रेंड नहीं बोल सकते। नहीं, वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ नेचर। जुहान भाई मेरे लिए कहीं परफेक्ट खड़े हैं, आप मेरे लिए कहीं खड़े हो। दूसरा बंदा है, तीसरा बंदा है, वो कहीं और परफेक्ट खड़ा है। मतलब वो ये बेस्ट फ्रेंड और परफेक्ट फ्रेंड में दोनों में काफी बहुत फर्क होता है। तो जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, बेस्ट उसे कहते हैं जो जरूरत पे काम ना आकर दिल की सुने, जो आपका चेहरा देखकर बता दे कि आज तेरा दिल खुश है या
गम में, वो चेहरा देखकर बता देता है। जो बेस्ट होगा ना, वो आपसे हाथ मिलाने से पहले ये बता देगा तकलीफ क्या है, ये बता। मैं ऐसे ही करता हूँ इनके साथ। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, यही होना भी चाहिए। तभी आप दोनों साथ बैठे हुए हो और आज ये पार्टनर पॉडकास्ट बना रहे हो। ये ऐसे ही नहीं बना के बैठे हो आप, तो ये फीलिंग पे बनाकर बैठे हो। आप दोनों जैसा बेस्ट नहीं हो सकता कुछ, ये हर किसी के साथ नहीं होता। इसलिए हमेशा दोस्त वही एक बेस्ट होता है, बाकी सब अपने अपने लेवल पे अपना अपना मकाम रखते हैं। हर इंसान का अपना एक मकाम है हर किसी की जिंदगी में, उसे वहां से उतारा नहीं जा सकता, चढ़ाया जा सकता है, और बेस्ट कभी चेंज नहीं होता। हमारे भी काफी दोस्त हैं, मेरे भी काफी दोस्त हैं, मतलब 10-12 दोस्तों का ग्रुप है जो परफेक्ट है एकदम, जो लॉयल है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, सबकी सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं, एक साथ जुड़ के किसी की परेशानी हो तो वो सॉल्व कर देते हैं। मेरे भी काफी अच्छे दोस्त हैं। वो हम बता रहे थे ना आपके, सबकी एक जैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए आपस में, एक दूसरे की तरह सोच रखने वाले, वो वही है 10-12। गुड जॉब, ये होना चाहिए, पर उनमें कोई एक बेस्ट नहीं होगा। एक बेस्ट नहीं था, उसे अलग कर दिया, एक नहीं था। यही होता है, सब ग्रुप में होता है। मेरा तो दोस्ती को लेकर मानना ये है जुआन भाई उमर भाई, आप दोनों के साथ शेयर करना चाहूंगा अपने दिल की बात। अल्लाह ताला ना 100 दुश्मन दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बेहतरीन दोस्त होना चाहिए जिंदगी में, वो 100 दुश्मन कुछ नहीं है। मेरी तो सिर्फ दोस्ती को लेकर इतनी सी सोच है। बिल्कुल सही है आपकी सोच, दोस्त को लेकर होना भी यही चाहिए। क्योंकि दोस्त जो है ना, आपके साथ वो काम कर सकता है, वो चीजें कर सकता है, वो साथ दे सकता है जो शायद आपका सगा भाई, आपकी माँ, आपका बाप, भाई बहन, खूनी रिश्ता कोई नहीं कर सकता, वो जो आपका दोस्त कर सकता रीजन ये होता है, उससे आपका खून का रिश्ता नहीं है, फैमिली तो खून का रिश्ता है, उससे दिल का रिश्ता होता है, इसीलिए तो उसे दोस्त कहा जाता है। वो दोस्त, बेस्ट फ्रेंड जिन्हें कहा जाता है, दो माओं के अलग अलग बेटे होते हैं पर एक यूनिट होते हैं, वो उसी को तो बेस्ट कहा जाएगा। आजकल के माँ बाप बोल देते हैं कि भाई कोई जरूरत नहीं है दोस्तों के साथ अवेयर घूमने की, एक कॉल आती उठते ही फट से भाग जाते। और ये होता है, हमारे घर वाले हमसे कुछ काम बोलना है ना, तो हम जाते में 10 बार सोचेंगे जाऊं नहीं जाऊं, और अभी दोस्त की कॉल आ जा, हाँ भाई आ जा, फौरन उठ के चले जाएंगे। और ना ही कोई मुनाफा नजर आता, ना ही थकान नजर आती है आपको, आपके पास जैसी कॉल आएगी आप चले जाओगे। फैमिली वाले 10 दफा जब तक नहीं कहेंगे ना ये सामान ला के दो, आप नहीं ला के दोगे। जुआन भाई की इस बात से एक छोटा सा मोमेंट याद आ गया, शायद ऐसी आया, जुआन भाई को मैंने बताया नहीं था। एक बार इनकी मम्मी से इनकी कुछ हो गई होगी बात वगैरह, ये काम पे से थके हुआ है, इन्होंने काम को मना कर दिया, तो भाई सो गए। 15-20 मिनट हुए होंगे सोए हुए, भाई के पास जाता है मेरा फोन कि भाई मैं यहाँ ऐसे ऐसे, मेरी स्कूटी खराब हो गई है, गाजियाबाद भाई, उमेर भाई, गाजियाबाद, बंदा रहता है तुरकमान गेट, गाजियाबाद काम पे से आया वो 15-20 मिनट, मम्मी कह रही है सौदा ला दे, वो बंदा वो लेने नहीं गया। 15 मिनट बाद मेरा कॉल जाता है, भाई गाजियाबाद मेरी स्कूटी खराब हो गई है, आधे घंटे में बंदा मेरे पास है। गाजियाबाद तकरीबन 35-40 किलोमीटर है। 36 किलोमीटर भाई, बिल्कुल है। मैंने आप सिर्फ भी भाई, सिर्फ मैंने कॉल करके कहा भाई व्हाट्सएप पे मैंने तुझे लोकेशन भेज दी है मेरी, यहाँ ऐसे ऐसे स्कूटी खराब हो गई है, तू मुझे लेने आ जा, गाड़ी टो करके लानी पड़ेगी। तो बताने का मकसद ये नहीं है कि ये कहाँ पहुंचा, बताने का मकसद ये है कि मम्मी का अगले दिन मेरे पास फोन आता है कि भाई तुम लोग ऐसे क्या काम कर रहे हो, ऐसा क्या तुम लोगों ने कर रखा है एक दूसरे के साथ जो हम माँ बाप हो के तुम्हारे साथ नहीं कर पा रहे हैं, हमें भी बता दो ताकि हम भी अपने बच्चों के साथ वैसा करें और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ वैसा करें। कि हमने तो इसे बुलाया, मैंने इससे इस काम को कहा, इनने मुझसे फौरन मना कर दिया कि अब किसी से भी मंगा ले या खुद जाके ले आओ, अपनी मम्मी को बोल रहा है कि खुद जाकर ले आओ। मैंने कहा था मैं थका हुआ आया और हूँ तुमने और मैं फोन आधे घंटे करा, में वापस जाना है मेरे और को। तुमने फोन करा तो ये फौरन उठ के टी शर्ट उठाई, पहनी, चाबी ली और हेलमेट लेके गायब। मैं बाथरूम से बाहर आती हूँ तो बिस्तर पे नहीं। इसी को तो बेस्ट कहते हैं। आज आप जो साथ बैठे हो, हाँ, इसी पोजीशन के लिए बैठे हो। वही बात, मतलब एक ये
बहुत ज्यादा उस दिन मुझे इसकी मम्मी के फोन पे कोई गुस्सा, कोई रिएक्शन, कुछ नहीं आया। इतनी खुशी हुई कि आंखों से आंसू निकल आए। भाई इसी को बेस्ट कहा जाएगा, उस इसी को दिन दोस्त कहा जाएगा। फ्रेंड सर्कल में पहली बार इतना सोच के आंखों से आंसू निकल आए। जिस हिसाब से इसकी मम्मी ने मुझे कॉल किया या बताया, खैर उनकी बात का कोई बुरा नहीं लगा ना, उन्होंने कोई ऐसी बुरी बात कही, पर उन्हें गुस्सा आया होगा। इसकी भी गलत बात है, मेरे किसी काम से आ रहा है, बोल दे 10 मिनट में आ रहा हूँ उस भाई, टाइम 15 जो मिनट था, में आ रहा हूँ। मैं बताऊं, अब घर का सामान लेकर आने थोड़ी दूर पे ही है, लाए छोटा भाई भी ला सकता है। अब मम्मी जाती कहती है घर पे के सामान ला दो, गुस्सा आता है। अब ये है कहीं फंसे हुए, तो घर का सामान पहले जरूरी थोड़ी है वो तो छोटा भाई भी ला देगा। ये हर किसी की लाइफ में। तो वैसे हर जगह फंसा हुआ भी तो नहीं होता ना मैं। उजैब भाई के पास, आप ये बहुत अच्छी बात समझते हो, उजैब भाई के पास अकेले आप हो, आपकी वालिदा के पास 5 और हैं, तो आपको पता है कि वो भी कर सकते हैं काम। पर आपको ये पता है उजैब भाई के लिए मैं अकेला हूँ, जब ही मुझे फोन किया है। मैं एक बात बता दूं, तुम्हारी हमारी दोस्ती ना हम समझ सकते हैं, मम्मी नहीं समझ सकती, तो मम्मी की बात का बुरा मानना ही नहीं चाहिए यार। नहीं, मैं मानता ही नहीं भाई, मैं बहुत हंसी मजाक किसी के माँ बाप नहीं समझ पाते भाई इस चीज को, आपस में ही एक दूसरे को समझना पड़ता है। हर अच्छी बुरी परेशानी दुख दर्द सब दोस्त देख पाता है। माँ बाप को तो बंदा खुद ही नहीं दिखाता है कि मेरे माँ बाप परेशान हो जाएंगे। माँ बाप भी चंद ही दोस्त होते हैं जिनको समझते हैं। अब जैसे मेरे 2 दोस्त थे, मेरे को कहीं बाहर जाना होता है, घूमने फिरने, रात को अवेयर आना होता है, तो घर वाले तो टेंशन में रहते हैं कि मत जाओ मत जाओ, तो उनको सिर्फ 2 ही जने मना सकते हैं। एक नंबर 1 पे आता है हुजैफा मेरा भाई, और दूसरे नंबर पे आता है नाशिद। नाशिद भी फोन करके कह देता आंटी मेरे साथ है, पापा मेरे साथ है, टाइम लगेगा आने में। ठीक है बेटा, टाइम से आ जाना। उनको पता है ना ये दोनों साथ जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सॉर्ट आउट होकर आएंगे, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं इनको, या अगर लग भी जाए तो ये सिक्योर है एक दूसरे के साथ। असल में आपके माँ बाप ने जिंदगी आपसे ज्यादा देखी, दुनिया ज्यादा देखी है, तो बुरी संगत से वो दूर रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है हम इन्हें दूर नहीं रख पाएंगे, इसलिए उनका कुछ लोगों पे भरोसा बना हुआ होता है। तो जिन 2 लोगों पे उनका भरोसा बना हुआ है, उन 2 के साथ आप भी लॉयल रहो, उन 2 से भी कहो कि वो उनका भरोसा टूटे ही ना दे। आप कहीं गलत राह पकड़ लो तो वो दोनों रोके, ये होना चाहिए। उमर भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, माशाल्लाह। और व्यूवर्स का तो पता नहीं, जब वो कमेंट करेंगे या देखेंगे जब पता लगेगा। पहली वीडियो है, अगर कोई सवाल गलत कर लिया हो तो माफी चाहते हैं। नहीं, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। इन सब से भी माफी चाहते हैं क्योंकि पहली वीडियो है, कुछ गलती हो जाए, किसी से कुछ गलत सवाल पूछ लिया हो तो आप बता देना मैसेज करके, कमेंट करके, ताकि दूसरी वीडियो में इससे ज्यादा अच्छा कर सके। क्योंकि सवाल हमने किए हैं, जवाब उन्होंने दिए हैं, तो अगर कोई गलती होती है तो पहले गलती हमारी है कि हमने सवाल किए। अगर हमसे कोई भी सवाल गलत हो गए अच्छा उमर भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे पॉडकास्ट में आके? हमारा नया नया चैनल शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? या कोई कमी लगी हो सेटअप में, कोई कमी, या सेटअप कैसा लगा, कैसा फील कर रहे हैं पॉडकास्ट पे आने से पहले और पॉडकास्ट पे आने के बाद तक का बताइए। ये पॉडकास्ट आपका बहुत बहुत अच्छा है, सीरियसली। फिर दूसरा देखा जाए, आपका सेटअप बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत से जमाया आपने, अल्लाह ताला से खूब आगे पहुंचाए। दूसरा जो आपका दोनों का एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच, और जिस वे से आप बात करते हो वो चीज़ बहुत अच्छी है। आपका वे ऑफ टॉकिंग सबसे बढ़िया है। पॉडकास्ट में वे ऑफ टॉकिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वही आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सेटअप तो है ही माशाल्लाह अच्छा, और इंशाल्लाह जो सेटअप है, इंसान की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, इससे इंशाल्लाह और बढ़ता ही रहेगा। ये आपके व्यूवर्स पे भी डिपेंड करता है, और बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ है, लेकिन डिपेंड लोगों पे भी करता है कि वो आपके पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, व्यूवर्स आपको सपोर्ट करें, आपको आगे ले जाएं। और लोग भी जा रहे हैं, आपको भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए आगे। आगे बढ़ने की कोई सी रेखा छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
और वही रेखा है जो हम पार करने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप बस अपनी दुआ चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से इसमें लगे रहो, बहुत आगे पहुंचोगे। चलिए उमेर भाई, इस पॉडकास्ट को और सवालों को यहीं पे एंड करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप व्यूवर्स का भी, जिसने उमेर भाई ने आने के लिए वक्त निकाला और आपने देखने के लिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और ताकि आपके पास हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो अब हम अलविदा करते हैं उमेर भाई से। उमेर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। उमेर भाई को तो बहुत मजा आया हम सबसे मिलके, और हम सब चाहते हैं आप सब भी आओ, जिसको आना है अपना पॉडकास्ट शूट कराओ, एंड आप भी अपने दिल की बातें सबको बताओ क्या आपके दिल में क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ताकि अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है उजैब भाई और जुहान भाई, मैं आप सब अलविदा चाहूँगा। और बहुत अच्छा लगा आपके पॉडकास्ट में आकर, और सब चीज़ बहुत अच्छी रही। और व्यूवर्स, मैं आप सबसे भी कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि इनकी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे नोटिफिकेशन के साथ। सो प्लीज़ सपोर्ट हिम। ओके व्यूवर्स, तो इस पॉडकास्ट को हम एंड करते हैं। उमेर भाई को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, और आपको भी, कि आपने देखने के लिए टाइम निकाला और उमेर भाई ने पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला।